नमस्कार। बीएससी पार्ट 2 के फिज़िकल केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में मैं डॉक्टर प्रज्ञा टाक, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ। पिछले लेक्चर्स में हम इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क इत्यादि को हम कवर कर चुके थे। आइए आज हम शुरू करते हैं एंथैल्पी या हीट कंटेंट। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ एंथैल्पी या व्हाट इज़ हीट कंटेंट। When a process occurs at constant pressure, the heat evolved, it can be either released or absorbed, is equal to the change in enthalpy. अगर हम इसको मैथमेटिकली समझना चाहें तो enthalpy H is the sum of internal energy and the product of pressure and volume and is given by this equation. H is equals to U plus PV, जहाँ पर U इंटरनल एनर्जी है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है और H एंथैल्पी है। नाउ व्हेन अ प्रोसेस अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर द हीट इवॉल्व से मतलब हमारा यहाँ पे यह है कि हीट या तो रिलीज़ भी हो सकती है या उसका अब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। इट इज़ इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी। यहीं पर हम इसको इसी का अगर हम चेंज के फॉर्म में करते हैं कि U या हम EV लिख सकते हैं इसको, प्रेशर वॉल्यूम तीनों ही, क्योंकि हमारे पास में स्टेट फंक्शन है, अवस्था फलन है, तो इसलिए यहाँ पे H भी जो है वो एक स्टेट फंक्शन ही होगा। और कोई भी अगर चेंज होता है तो चेंज इन एंथैल्पी को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा H विल बी गिवन एज डेल्टा E प्लस होल ऑफ डेल्टा ऑफ P एंड V। इसी इक्वेशन को हम एक्सपैंड करेंगे तो डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा E प्लस डिफरेंशियल का रूल लगाने पर एक बार में एक पद को कांस्टेंट लेते हुए P को हमने कांस्टेंट किया तो P डेल्टा V, फिर दूसरी बार में हमने V को कांस्टेंट किया तो V डेल्टा P। इस तरह से डिफरेंशिएशन करते हुए हम डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। अतः जब हम स्थिर दाब पर दैट इज़ कांस्टेंट प्रेशर पर हम इसी इक्वेशन पे अप्लाई करते हैं तो डेल्टा P विल बी इक्वल टू 0 और ये वाला जो पद है वो हमारा 0 हो जाएगा और जो बाकी क्या बचेगा हमारे पास, जो समीकरण जो बचेगा वो हमारे पास रहेगा डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा। तो कांस्टेंट प्रेशर पर हमारा जो समीकरण है एंथैल्पी परिवर्तन का जो समीकरण है, चेंज इन एंथैल्पी विल बी मेजर्ड एज डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। क्योंकि P कांस्टेंट है तो डेल्टा P का जो मान है वो 0 हो जाएगा और P कांस्टेंट है तो डेल्टा V एप्लीकेबल रहेगा, परंतु P का कांस्टेंट मान ही रहेगा। इसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं क्योंकि डेल्टा E का जो मान होता है वो Q माइनस W होता है। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम पढ़ चुके हैं इसको। और क्योंकि ये जो पूरा जो चेंज है, पूरा जो परिवर्तन है, कांस्टेंट प्रेशर पर अप्लाई किया जा रहा है, इसलिए इसमें जो किया गया कार्य जो रहेगा वो W विल बी इक्वल टू P डेल्टा V और Q का जो मान रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर काम किया जा रहा है तो Q का मान QP के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा E का जो मान हो जाएगा आपका विल बी QP माइनस P डेल्टा V। अब ये जो इक्वेशन है डेल्टा E की जो वैल्यू हम एंथैल्पी के इक्वेशन में हम जब रखते हैं तो हमारे पास में इसको जब हम एलाबोरेट करेंगे तो हमारे पास में पहले इक्वेशन क्या था, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। तो प्लस P डेल्टा V और माइनस P डेल्टा V कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट इज द रिमेनिंग डेल्टा H विल बी इक्वल टू QP। तो हम एंथैल्पी की जो डेफिनेशन है हम इस हिसाब से भी दे सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी भी तंत्र को दी गई ऊष्मा उस तंत्र की एंथैल्पी के बराबर होती है। दैट अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो हम ये कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ हीट given to a system which is at a constant pressure is equals to the enthalpy, change in enthalpy in that system। अगर किसी भी सिस्टम को कांस्टेंट प्रेशर पर हीट दी जाती है तो वो उस सिस्टम की एंथैल्पी में चेंज के बराबर मानी जाती है। तो दिस इज योर चेंज इन एंथैल्पी। इसी एंथैल्पी का हम एप्लीकेशन करते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो पहले हम कंसिडर करते हैं व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन।
या वाष्पीकरण की एंथैल्पी। वाष्पीकरण की जो एंथैल्पी होती है कि जब भी कोई द्रव को वाष्पीकृत हम करते हैं, कोई भी जो लिक्विड है उसको हम वेपराइज करते हैं, तो अपने पारिपार्श्विक से ऊष्मा की कुछ मात्रा ग्रहण करता है। इससे तंत्र के एंथैल्पी के मान में वृद्धि हो जाती है। कि अगर हम कोई भी लिक्विड को अगर हम वेपराइज करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि अपनी सराउंडिंग से वो कुछ हीट को अब्जॉर्ब करता है और सिस्टम की एंथैल्पी की वैल्यू में इंक्रीज़ पाया जाता है। तो हम इस चीज़ को, जो इक्वेशन है हमारा, इस इक्वेशन से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमने कहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर हमने 1 मोल वाटर को अगर हमने जब इसको वेपराइज करने की कोशिश करी है तो क्या हुआ है, वेपराइज किया है तो लिक्विड गेट कन्वर्टेड टू गैसेस फॉर्म और जो चेंज इन एंथैल्पी विल बी इक्वल टू प्लस 43.93 किलो जूल्स। 43.93 किलो जूल्स की वृद्धि होती है। और इसके बिल्कुल विपरीत, जब भी कोई वेपर जो है वो कंडेंसेशन होता है, कि कोई भी वाष्प जब संघनित होती है तो अपने परिपार्श्विक को ऊष्मा प्रदान करती है। इट लूजेज हीट टू इट्स सराउंडिंग्स। फ्लो ऑफ हीट इज़ फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। तो यहाँ पे उसकी एंथैल्पी में कमी होती है। इसी को हम इक्वेशन से बता सकते हैं कि गैसीय अवस्था में जो हमारे पास में वाष्प है, जो गैसीय स्टेट में जो वाटर है यहाँ पे वेपराइज्ड फॉर्म में जो है, उसको हम जब कंडेंस करते हैं और लिक्विड फॉर्म में लाते हैं, देन देयर इज़ डिक्रीज इज फाउंड इन एंथैल्पी वैल्यू -43.93 किलो जूल। अतः किसी भी वाष्प के द्रव में बदलने पर अथवा द्रव के वाष्प में बदलने पर, चेंज कैन बी इन आइदर वे, कि हम लिक्विड को वेपराइज कर रहे हैं या वेपर को कंडेंस कर रहे हैं, दोनों ही केस में जो चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H होता है उसे हम एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन या वाष्पीकरण की एंथैल्पी कहते हैं। दोनों ही स्थितियों में जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी वो समान होती है। डिफरेंस क्या रहेगा, सिर्फ यहाँ पे साइन नोटेशन डिफरेंट होता है। यहाँ पे उसके एंथैल्पी में वृद्धि होगी तो डेल्टा H विल बी प्लस 43.93 और यहाँ पे उसके एंथैल्पी में कमी होती है तो यहाँ पे सेम न्यूमेरिकल वैल्यू सेम 43.93 से साइन नोटेशन चेंज हुआ है क्योंकि इसके एंथैल्पी में कमी आई। लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड, दोनों ही केस में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है सेम सब्सटेंस का, जब स्टेट चेंज होगा तो उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम रहेगा, सिर्फ उसका साइन नोटेशन चेंज होगा। ऐसे ही हम हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में भी देख सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के केस में कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होती है। जैसे हमने वेपराइजेशन पढ़ा है वैसे ही पदार्थ में गलन की भी अवस्था परिवर्तन होती है। जैसे हम ये था जो चेंज था वो सॉलिड और लिक्विड, सॉरी पहले हमने जो हीट ऑफ एंथैल्पी वेपराइजेशन पढ़ा उसमें जो स्टेट्स इन्वॉल्व हैं वो है लिक्विड और गैस। जब सॉलिड और लिक्विड इन्वॉल्व होते हैं तो हम कहते हैं दिस इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या गलन की एंथैल्पी। वाष्पीकरण की भांति पदार्थ के गलन में भी अवस्था परिवर्तन होता है। किसी ठोस के गलन में ऊष्मा अवशोषित होती है। हीट इज अब्जॉर्ब्ड व्हेन एनी सॉलिड मेल्ट्स। अतः तंत्र के एंथैल्पी में वृद्धि होती है। जब ऊष्मा अवशोषित होगी, व्हेन हीट इज अब्जॉर्ब्ड, देयर विल डेफिनेटली बी इंक्रीज इन एंथैल्पी इन दिस सिस्टम। उसके बिल्कुल ऑपोजिट, जब भी किसी द्रव की फ्रीजिंग होती है, व्हेनेवर अ लिक्विड इज फ्रीजिंग, तो तंत्र ऊष्मा त्यागता है और उसकी एंथैल्पी में कमी होती है। देयर इज अ डिक्रीज इन एंथैल्पी व्हेन एनी लिक्विड्स फ्रीजेस। इसको हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं किस तरह से इसमें एंथैल्पी में चेंज आ रहा है। किसी भी ठोस के द्रव में बदलने पर अथवा द्रव के ठोस से बदलने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे हम गलन की एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। Whenever a solid changes form to a liquid or a liquid changes its form to a solid, the change in enthalpy in either cases is known as the enthalpy of fusion
और जैसे हमने पहले देखा था वैसे ही इसमें भी है कि इसमें भी दोनों के मान में सिर्फ चिन्ह का अंतर होता है। उनकी साइन नोटेशन इज़ डिफरेंट, उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो दोनों ही केस में सेम पाई जाएगी। जैसे हम यहाँ पे 1 मोल जल के गलन की एंथैल्पी 6.02 किलो जूल होती है। तो वैसे जब हम लिक्विड जो वाटर है उसको हम जब आइस में कन्वर्ट करते हैं तो और जो सॉलिड है उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो एंथैल्पी में वृद्धि होगी, और जब हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो एंथैल्पी में कमी होती है। तो इस तरह से ये जो हमारी एंथैल्पी में जो परिवर्तन है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में जो सॉलिड्स और लिक्विड में जो स्टेट्स की जो चेंजेस होती हैं उनके आधार पर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का हमने अध्ययन किया है कि हम सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाते हैं तो एंथैल्पी में वृद्धि आएगी, और जब लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा रहे हैं तो एंथैल्पी में कमी आ रही है। तो आज हमने एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी में परिवर्तन कांस्टेंट प्रेशर पर कैसे होता है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है, दोनों ही केसेस में किस तरह से साइन नोटेशन से फ़र्क पड़ता है, न्यूमेरिकल वैल्यू उनकी सेम रहती है। तो आज एंथैल्पी का जो टॉपिक है वो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में हम फिर से मिलेंगे। अगले लेक्चर में हम हीट कैपेसिटी, कांस्टेंट प्रेशर पे और जो बाकी चेंजेस हैं उनके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। धन्यवाद।